नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके सामने एक और ज़बरदस्त कहानी लेकर के हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगले 1-1.25 घंटे के लिए आप सब कुछ भूल करके पूरी तरह से इस कहानी के साथ जुड़ जाइए। कहानी को शुरू करके अपने फ़ोन को साइड में रख दीजिए और ईयरफोन्स को कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए, क्योंकि आज की जो कहानी है उसमें आपको शुरू से लेकर एंड तक अपने आप को जोड़ना पड़ेगा और तभी आप इस कहानी का पूरा आनंद ले पाएंगे। मैं आपको हमेशा अलग अलग कहानियां सुनाता हूं, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत ही डरावनी और रोमांच से भरी हुई है। जगह जगह पर इस कहानी में रोमांचक मोड़ आते जाते हैं और हमारे अंदर उतने ही ज्यादा जिज्ञासा बढ़ती जाती है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने जीवन के हर मोड़ पर दुख, दर्द और पीड़ा ही झेली है। न उसे कभी पूरा प्यार मिल पाया, न उसे कभी सुख मिल पाया। जिस इंसान से उसने बेपनाह मोहब्बत की, उसी इंसान ने उनके साथ सबसे बड़ा छल किया। लेकिन जब उसने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया तो उसे एक ऐसी रूह का साथ मिला जो खुद ऐसे ही दर्द से गुजरी हुई थी। वो आत्मा उस औरत के दर्द को समझ सकती थी। हम अक्सर कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं, लेकिन आत्माएं बुरी बनती कैसे है? उन्हें बुरी बनने के लिए मजबूर करने वाले भी इंसान ही होते हैं। स्टोरी को शुरू करें इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से अधिकतर लोग स्टोरी तो पूरा सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर बाकी की मौजूद स्टोरीज को भी अच्छे से सुन लीजिए और जब आपको लगे कि वाकई में आपको यहाँ पर अच्छी स्टोरी सुनने को मिल रही है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता दें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कितने सालों से स्टोरीज सुनते आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका और मेरा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। साथियों, आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक नए अंदाज में सुनाने जा रहा हूँ। आपको यह कहानी अलग अलग पर्सपेक्टिव से सुनने को मिलेगी। शुरू में इस कहानी को मैं आपको उस औरत के पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगा जिसके साथ यह पूरा हादसा हुआ था। उस औरत का नाम है कविता। उसके बाद जैसे जैसे कहानी में मोड़ आगे बढ़ते जाएंगे मैं उसी पर्सपेक्टिव से इस कहानी सुनाता चले जाऊंगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं कविता। हम अभी कल ही इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं। एक तो इतना सारा काम, ऊपर से 2 छोटे छोटे शैतान बच्चे और पतिदेव, उन्हें तो अपने ऑफिस से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अब मैं अकेली क्या क्या संभालूं। नया घर था, इसलिए आज ऑटो वाला भी बच्चों को लेने नहीं आया तो खुद ही जाना पड़ा। घर से थोड़ी ही दूर गई थी कि बारिश शुरू हो गई। मैंने ने खींचते हुए कहा, हे भगवान, ये मौसम का भी कुछ भरोसा नहीं है। सुबह से तो धूप निकल रही थी और अब देखो ऐसे बारिश हो रही है जैसे साल भर का अभी बरस जाएगा। और तुम मोना थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, अभी भीग जाओगी तो घर भर में छींकते घूमोगी। टिप टिप सीढ़ियों पर पानी आ रहा था। नई बिल्डिंग होते हुए भी मेंटेनेंस बिल्कुल खराब है। मैं मन ही मन सोच ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, मेम साहब लिफ्ट खराब है, सीढ़ियों से ऊपर जाइएगा। फ्लैट नंबर 13 में रहने आई है ना आप? अचानक से किसी की आवाज सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई। पीछे मुड़कर देखा तो गार्ड मुकेश खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। वैसे तो चीखने के लिए मुकेश का चेहरा और आवाज ही काफी है, मैंने मन ही मन सोचा, लेकिन मैं किसी का भी मजाक उड़ाने के पक्ष में नहीं थी। ईश्वर ने जिस रूप में हमें बनाया है, मेरा ऐसा मानना था कि हमें हर रंग रूप की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन सांवला सा मुकेश मुझे थोड़ा अजीब भी लगता था। लंबा कद, मध्यम शरीर, मगर पेट निकला हुआ, चेहरे पर एक दाईं आंख से गाल तक निशान। दाईं आंख उसकी आधी ही खुलती थी। आंख की पुतली भी सफेद पड़ चुकी थी। एक हाथ मुड़ा हुआ था जो सीधा नहीं होता था, दांत एकदम पीले। आखिर हो भी क्यों ना, दिन भर तंबाकू जो खाता रहता है। वैसे तो इस मकान में हम कल ही आए थे, लेकिन कल भी मुझे मुकेश का यूं घूर घूर कर देखना और एक अजीब सी हंसी में हंसना अच्छा नहीं लगा था। मैंने उस पर ध्यान न देना ही बेहतर समझा
और मोना हनी को सीढ़ियों से ही ऊपर ले जाने लगी। एक तो बारिश का पानी सीढ़ियों में भर गया था, पूरी सीढ़ियों में फिसलन हो रही थी। बच्चों को, उनके भारी बस्तों को और फिर खुद को संभालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे ऊपर पहुंच ही गई। जैसे ही अपने फ्लोर पर पहुंची, एक लंबी सांस ली और माथे का पसीना पोंछा। जिस फ्लोर पर मैंने और गौरव ने फ्लैट लिया था, हमारे पास 2 फ्लैट और थे। पास वाला फ्लैट जो कि अभी बंद था और एक सामने वाला, उसमें भी कौन रहता है ये मेरे को नहीं पता था। वैसे भी बड़े शहरों में किसको किससे मतलब रहता है। फ्लैट नंबर 11 खाली था, उसके पास ही मेरे फ्लैट नंबर 13 था और मेरे फ्लैट के सामने 12 नंबर फ्लैट था। मेरे को तो इस बिल्डिंग की हर चीज ही अजीब लगती थी। फ्लैट की नंबरिंग भी मेरी समझ से बाहर ही थी। खैर, गौरव और मेरे बजट में यही फ्लैट था। किराए के मकान में रहते रहते मैं बोर हो गई थी। ऊपर से आए दिन मकान मालिक की किटकिट, बेचारे बच्चे भी न घर में दौड़ सकते न खेल सकते। अब जैसा भी है तो अपना ही, मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। ख्यालों में खोई खोई ही मैं अपने फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच गई थी। मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि सामने के फ्लैट के दरवाजे से मुझे कोई घूर रहा है। मोना ने निचले होंठ को बढ़ाते हुए कहा, मम्मा भूख लगी है। मैंने प्यार से मोना को समझाते हुए कहा, बस बेबी, मम्मा दरवाजा खोल ही रही है, फिर मम्मा मोना और हनी को अपने हाथ से खाना खिलाएगी। हनी उधर अपनी छोटी सी प्लास्टिक बॉल से खेल रहा था। खेलते खेलते बॉल दीवार से टकराकर सामने वाले फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच गई। हनी ने पीछे मुड़कर देखा तो घबराकर मेरे से चिपक गया। अचानक ही हनी को ऐसे देख मैंने पूछा, क्या हुआ हनी? और खुद भी जहां हनी की नजर थी उधर देखने लगी। सामने के फ्लैट के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, एकदम सफेद बाल। बिना पलकें झपकाए अपनी बड़ी बड़ी डरावनी आंखों से वो हनी को घूरे जा रही थी। छोटा सा बच्चा उसे देखकर डर ही गया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते आंटी, मैं कविता, कल ही इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं हम। लेकिन बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी वैसे ही हनी को घूर रही थी। मैंने हनी को अपने पीछे छुपा लिया। तभी उसी फ्लैट के अंदर से आवाज आई, कहाँ है तू? कितनी बार कहाँ है, बाहर मत जाया कर। उस औरत के पीछे से एक मोटी सी औरत ने निकलते हुए कहा। उसकी आंखें भी बुढ़िया की तरह ही बड़ी बड़ी थी। मोटापे के साथ साथ लंबाई भी अच्छी खासी थी। उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। डर से या आश्चर्य से यह कहना अभी मुश्किल था। बिना कोई शब्द बोले उसने मेरे को नजरअंदाज करते हुए बुढ़िया को अंदर करके जोर से दरवाजा लगा लिया। मैं मुंह बनाते हुए खुद से बोली, बड़े अजीब लोग हैं, मैनर्स ही नहीं है। चलो बच्चों, जल्दी से कपड़े बदलो, मुंह धोकर आओ, मम्मा तब तक खाना लगाती है। दोनों बच्चे दौड़कर अपने कमरे में घुस गए। मैं भी रसोई में जाकर जो थोड़े बहुत बर्तन बाहर थे उनमें खाना लगाने लगी। अभी सारा सामान बॉक्स में ही पैक पड़ा था। कल थकान के कारण कब आंख लगी पता ही नहीं चला। सुबह भी नींद देर से ही खुली। दौड़ भाग करके सारा काम किया, तब भी बच्चे और गौरव लेट हो ही गए। अब आज भी सुबह से समय ही नहीं मिल पाया था। काम अब भी इतना ज्यादा है और मेरे को तो अभी से थकान होने लगी है। दोनों बच्चों को खाना खिलाकर बर्तन साफ करके फ्री हुई तो फिर नजर पैक बॉक्स पर पड़ी। मैंने एक लंबी सांस ली और फिर काम में जुट गई। अभी थोड़े बहुत ही बॉक्स खोल पाई थी कि तभी हनी और मोना के कमरे से लड़ने की आवाज आने लगी। ये मेरा है भैया, मुझे दे दो ना, मोना ने रोते हुए कहा। हनी ने मोना पर गुस्सा करते हुए कहा, नहीं, ये मम्मा ने नहीं दिलवाया है तुझे, पता नहीं किसका उठा लाई है। रुक, अभी मम्मा से तेरी शिकायत करता हूं। मोना अभी सिर्फ 4 साल की थी और हनी 6 का। दोनों ही भाई बहन दिखने में गोल मटोल प्यारे से बच्चे थे। मोना थोड़ी शैतान थी, मगर हनी अपनी उम्र के अधिकतर बच्चों से ज्यादा समझदार था। मोना न जाने कहां से एक लॉकेट उठा लाई थी और हनी जानता था कि मम्मा से बिना पूछे कुछ लेना गलत बात है। मैं जैसे ही बच्चों के कमरे में आई, मोना दौड़कर मुझसे चिपक गई और जोर जोर से रोने लगी। मैंने मोना को गोद में उठाकर पुचकाया और कहा, क्या हुआ बेटा मोना, क्यों रो रहा है?
मम्मा का सबसे प्यारा बच्चा। मोना ने हनी की ओर उंगली बढ़ा दी और खुद फिर मेरे गले से लगकर रोने लगी। मैंने हनी से कहा, क्यों रुला रहे हो हनी अपनी बहन को? बेटा वो अभी छोटी है ना, ऐसा नहीं करते हैं। हनी ने कहा, लेकिन मम्मा देखो ना, ये कहाँ से ये लॉकेट उठा लाई है और बता भी नहीं रही है। मैंने कहा, मोना क्या है ये, कहाँ से लेकर आई हो इसे? मैंने कितनी बार मना किया है, किसी भी अनजान चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और तुम तो इसे घर ही ले आई। मोना ने उदास होते हुए कहा, सॉरी मम्मा, ये मुझे अलमारी से मिला इसलिए उठा लिया, अब से ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैंने कहा, हनी ये लॉकेट बाहर फेंक दो, और मोना चलो अब अपना होमवर्क करो। मैंने ने बिना लॉकेट पर नजर डाले ही हनी को फेंकने के लिए बोला और खुद वापस काम में लग गई। काम करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जब गौरव ने दरवाजे की घंटी बजाई तब मुझे होश आया। दोनों बच्चे कार्टून देखने में मशगूल थे। जैसे ही गौरव आया, पापा पापा चिल्लाकर गौरव से चिपक गए। गौरव भी अपने दोनों शैतानों को देखकर मुस्कुराने लगा। मोना को गोद में उठाकर अंदर आया और आकर सबसे पहले मेरे गले मिला। मैं भी गौरव को अपने पास पाकर मुस्कुरा दी। गौरव के लिए अपने परिवार से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। उसके दोनों बच्चे उसके दिल की धड़कन थे और मैं उसका दिल। हम चारों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। हमें क्या पता था कि हमारी खुशियों को किसी की काली नजर लगने वाली है। बच्चों को सुलाकर अब कहीं जाकर मैं थोड़ा फ्री हुई थी। दिन भर की थकी हारी जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो उसके नीचे मुझे कुछ चुभन सी महसूस हुई। लाइट ऑन करके देखा तो मेरे नीचे एक लॉकेट डला हुआ था। लॉकेट वैसे तो साधारण सा था, चैन चांदी की लग रही थी। लॉकेट राउंड शेप में था, उसके ऊपर एक हरा मोती लगा था जो लाइट में मुझे चमकता हुआ सा लग रहा था। जैसे ही मोती को मैंने छुआ, लॉकेट खुल गया। लॉकेट के एक तरफ गौरव और मेरा और दूसरी तरफ बच्चों का फोटो लगा था। लॉकेट देखकर मेरे चेहरे पर एक हंसी खिल उठी। मैंने सोते हुए गौरव के गाल पर एक हल्की सी किस दी और लॉकेट को गले में पहनकर उसी मुस्कान को साथ लिए सो गई। रात के करीब 1 बज रहे थे। घर भर में शांति फैली हुई थी। गौरव और मैं दिन भर के थके हारे गहरी नींद में सो रहे थे। हनी और मोना भी सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। मेरा वो लॉकेट चमकने लगा और उसमें से एक रोशनी निकली जो घर भर से होती हुई बच्चों के कमरे में पहुंच गई। तभी मोना का चादर किसी ने नीचे की ओर खींचा। मोना ने चादर को पकड़कर फिर अपनी ओर खींचा। जब चादर ऊपर नहीं आई तो नन्ही सी मोना आंखें मलते हुए उठ गई। सामने एक परछाई देखी तो धीरे से हनी को आवाज लगाई, भैया भैया। हनी अभी नींद में था, उसे मोना की आवाज सुनाई ही नहीं दी। मोना धीरे धीरे चादर को हाथ में लिए उस परछाई के पीछे पीछे चलने लगी। कमरे से बाहर सारी लाइट जल बुझ रही थी। रात के सन्नाटे में किचन से पानी गिरने की टिप टिप आवाज आ रही थी। कहीं किसी कोने से आने वाली झींगुर की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। इधर परछाई धीरे धीरे दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। मोना भी उस परछाई के पीछे पीछे दरवाजे के पास पहुंच गई। बाहर झांक कर देखा तो दिन की तरह ही बुढ़िया सामने वाले फ्लैट से उसे घूर रही थी, पर इस बार उसने काले कपड़े पहने हुए थे। माथे पर बड़ी सी बिंदी और चेहरे पर एक डरावनी सी हंसी। मोना के चेहरे पर डर डर साफ नजर आ रहा था। तभी न जाने उसने ऐसा क्या देखा, उसकी आंखें डर से चौड़ी होती गई। वो चीखना चाहती थी, मम्मा पापा को बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अचानक एक तेज चीख के साथ वो वहीं पर बेहोश हो गई। इधर जिस वक्त मोना के साथ ये सब हो रहा था, उसी वक्त मैं भी सपनों की दुनिया में खो रही थी। एक अंधेरे मकान में मैं अकेली खड़ी हुई थी। मेरे सामने एक काली बिल्ली बैठकर मुझे घूरे जा रही थी। थोड़ी ही देर में उस काली बिल्ली ने अपना मुंह खोला। उसके मुंह के अंदर से मोना के जोर जोर से रोने और मम्मा मम्मा चिल्लाने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे आवाज बंद होती गई। बिल्ली वहां से उठकर घर से बाहर जाने लगी। अब मेरे को सब जाना पहचाना सा लग रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जा रही थी। बिल्ली दरवाजे के पास पहुंचकर उसके अंदर समा गई। मैंने आंखें खोली तो खुली की खुली रह गई। मैं खुद के ही फ्लैट में थी। सपने और हकीकत में मुझे अंतर समझ ही नहीं आ रहा था।
मुझे न गौरव कहीं दिख रहा था, न हनी और मोना। धीमे धीमे कदमों से दरवाजे के पास पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर अंदर की तरह ही सन्नाटा पसरा हुआ था। गैलरी के अंधेरे में धीमे धीमे रोशनी बढ़ती जा रही थी। उस रोशनी के बीचों बीच मुझे पहले एक हाथ दिखाई दिया और फिर धीरे धीरे मोना। मोना चारों ओर नजरें दौड़ा रही थी, मानो किसी से डरी सहमी वहां खड़ी हो। मेरे को सामने देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। हो तो यह सब सपने में रहा था, लेकिन मैं हकीकत में रो रही थी। मम्मा, मम्मा मुझे बचाओ। अपनी नन्ही सी मोना को इस हाल में देख मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने कहा, मोना बेटा, मम्मा के पास आओ। मैं मेरी मोना को कुछ नहीं होने दूंगी। एक आखिरी बार मोना की चीख गूंजी। तभी अंधेरे से एक हाथ निकला। उसने मोना का पैर पकड़ा और अंधेरे में उसे खींच लिया। मैं घबराई सी वहीं अंधेरे में मोना मोना चिल्लाकर रोते हुए अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी। जब मुझे कहीं भी मोना नहीं मिली तो जोर जोर से रोते हुए पागलों की तरह मोना मोना चिल्लाने लगी। डर से तभी मेरी नींद खुल गई। मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। सांसें तेज तेज चल रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी मानो अभी दिल बाहर ही निकल आएगा। तभी बाहर से मुझे मोना के चीखने की आवाज आई तो दौड़कर बाहर निकली। बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। डर मेरे दिल में घर कर चुका था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी बदहवास सी हालत में बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो मोना आराम से सो रही थी। न जाने कितनी मन्नतों का फल थी मेरी नन्ही सी गुड़िया। अपने दोनों बच्चों को सही सलामत सोते देख मेरी सांस में सांस आई। मैं मोना के पास जाकर उसके पास ही लेट गई। उसे अपने से चिपकाया और धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। धीरे धीरे मेरी धड़कन सामान्य होती जा रही थी और कब मेरी नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी धीरे से बच्चों के कमरे का दरवाजा खुला। फिर वही काली परछाई दरवाजे पर खड़ी थी और वो मोना को घूर रही थी। तभी झटके से मोना की आंख खुली। उसकी आंखों में शैतानियत साफ साफ नजर आ रही थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी अपनी जगह बना रही थी। सुबह हो जाती है। सूरज सर पर निकल आया था। शनिवार का दिन था। गौरव यानी कि मैं, आज मेरी छुट्टी थी, इसलिए आज मैं देर तक सोता रहा। 9 बजे जब नींद खुली तो रोज की तरह मैंने मुस्कुराहट लिए मेरे जागने का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो कमरे में थी ही नहीं। मैंने सोचा शायद मैडम घर के कामों में लगी होगी। मैं उठकर फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। कविता न तो किचन में थी न ही घर भर में दिखाई दे रही थी। मुझे थोड़ी सी घबराहट तो हुई, लेकिन सोचा शायद बच्चों के कमरे में होगी। मैंने बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो मेरी चिंता और भी अधिक बढ़ गई। मोना ठंड से कांप रही थी और कविता गहरी नींद में सो रही थी। रोज 6 बजे उठने वाली कविता और आज इतनी देर तक गहरी नींद में सोना। मेरे को अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद शिफ्टिंग की वजह से थक गई होगी। हनी भी अपने बिस्तर पर सो रहा था। मैंने मोना की चादर उठाई। जैसे ही प्यार से मैंने मोना के माथे पर हाथ रखा तो मोना का बदन बुखार से तप रहा था। मैंने घबराते हुए कविता को आवाज लगाई, कविता, कविता उठो, देखो मोना को कितना तेज बुखार आ रहा है। लेकिन कविता को तो मानो मेरी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी। उठना तो दूर की बात थी, उसने तो कोई हलचल भी नहीं की, यूं ही निर्जीव बनी पड़ी रही। यहां मेरा चिंता से बुरा हाल था। एक ओर तो मोना बुखार से तप रही थी, वहीं कविता कुछ जवाब नहीं दे रही थी। जब कविता ने मेरी कोई भी पुकार नहीं सुनी तो थक हार कर पास रखे गिलास का पानी कविता के चेहरे पर मारा। कविता घबराकर जाग गई और भारी आवाज में चिल्लाने लगी, क्यों जगाया मुझे, क्यों? मैंने कहा, कविता हो क्या गया है तुम्हें? वक्त देख रही हो, सुबह के 9 बज रहे हैं। मोना का बदन बुखार से तप रहा है और तुम हो कि इतनी आवाजें लगाने के बाद भी सुन ही नहीं रही हो। मजबूरी में मुझे ऐसे तुम्हें जगाना पड़ा। कविता चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। मुझे जवाब में सिर्फ और सिर्फ कविता की लंबी लंबी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, मानो वो सोकर नहीं उठी हो बल्कि कहीं से दौड़ भागकर आई हो। मेरे को कविता का बर्ताव बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। और इधर साथियों में यानी कि कविता,
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रात में जो कुछ भी मैंने देखा सब मुझे हकीकत लग रही था। मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था, सिर कुछ भारी भारी सा था। मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी, बस इस वक्त गहरी नींद में सोना चाहती थी। लेकिन एक माँ बच्चे के बीमारी में खुद कैसे आराम कर सकती है? एक माँ ही तो होती है जो निस्वार्थ भाव से अपनी संतान की सेवा करती है। खुद का दर्द उसे अपने बच्चे के दर्द के आगे हमेशा छोटा ही लगता है। मैंने भी अपने सारे दर्द को एक ओर रखा और मोना को देखने लगी। हकीकत में मोना को बहुत तेज बुखार था। मैंने उठकर मुंह हाथ धोकर मोना और हनी को उठाया। उन्हें नाश्ता करवाकर मोना को दवा खिलाकर वापस सुला दिया। मेरे को आज न जाने क्यों बहुत अजीब लग रहा था। घर के सारे काम से फ्री होकर नहा धोकर कांच के सामने खड़ी होकर मैंने जो प्रतिबिंब देखा तो मेरी चीख निकल गई। उस वक्त मेरी चीख सुनने वाला कोई भी नहीं था। गौरव और हनी बाहर गए हुए थे और मोना गहरी नींद में सो रही थी। मेरा यहां डर से बुरा हाल था। 2 सेकंड पहले मेरे पड़ोस वाली बूढ़ी औरत दर्पण से मुझे उस दिन की तरह ही घूरे जा रही थी। उस दिन की तरह उसके चेहरे पर शून्य भाव नहीं, बल्कि एक शैतानी मुस्कान ने अपनी जगह बना रखी थी। उसके हाथ में एक तस्वीर थी जिसमें मोना अपने कमरे में सो रही थी और एक परछाई उसके पास बैठी थी। मेरे को कांटो तो खून नहीं, डर, घबराहट, चिंता, गुस्सा सब में इस वक्त महसूस कर पा रही थी। दौड़कर घबराई हुई मैं बच्चों के कमरे में पहुंची तो देखा मोना आराम से सो रही थी। मोना को सही सलामत देखकर मेरी सांस में सांस आई। थोड़ी देर पहले जो भी हुआ उसे सोचकर हंसी भी आई। मैं मन ही मन बुदबुदाई। मैं भी ना थकान के कारण न जाने क्या क्या देख रही हूं। यहां तो कोई भी नहीं है। कविता रानी, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। बिना उम्र के ही बुढ़ापा आ गया है, न जाने क्या क्या देखती सोचती रहती हो। मोना का बुखार अब उतर गया था। मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। दोनों बच्चे गौरव के साथ खेल रहे थे। अचानक किचन का बल्ब बंद चालू होने लगा। नल अपने आप चालू हो गया। मेरे को अब चिढ़ हो रही थी। खींचते हुए मैंने गौरव को आवाज लगाई, गौरव देखो न ये लाइट और नल को क्या हो गया है। लेकिन जैसे ही गौरव किचन में पहुंचा वहां तो सब नॉर्मल था। गौरव ने कहा, कविता क्या बात है? कुछ भी तो गलत नहीं है, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। लगता है ज्यादा थकान हो गई है तुम्हें। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर पहले तक जो बल्ब बंद चालू हो रहा था वो तो सही था, न ही नल में से पानी आ रहा था। जल्दी से जल्दी खाना बनाकर मैंने सबको खिलाया। दिन भर में मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मैं बस थोड़ा आराम करना चाहती थी। इधर दिन भर चहलकदमी करने वाली मोना सुबह से बिल्कुल गुमसुम शून्य में ताक रही थी। शायद बुखार का असर होगा, ये सोचकर गौरव और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों बच्चों को सुलाकर मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी गहरी सपनों की दुनिया में जाने लगी। इधर सबके सोते ही मोना एकदम से उठी। मोना मानो किसी के वश में हो, बिना पलकें झपकाए एकटक दरवाजे को देख रही थी। अचानक दरवाजा धीरे से खुला। दरवाजे के खुलते ही मोना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाहर की गैलरी में बिल्कुल अंधेरा था। जो छोटा सा बल्ब लगाया हुआ था वो भी फूट चुका था। रात के 12 बज रहे थे। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, पर मोना अंधेरे में ही कहीं चली जा रही थी। आज वो सामने वाले नहीं बल्कि पास वाले फ्लैट के सामने खड़ी थी। धीरे से फ्लैट का दरवाजा खुला। उसमें से 2 हाथ बाहर निकले जिन्होंने मोना को अंदर खींच लिया। सपने में यह सब देखकर मैं घबराकर उठ गई। पास रखे मोबाइल में समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मैंने सोचा एक बार जाकर मोना का बुखार चेक कर लें। थकी हारी मैं आंखों में नींद लिए बच्चों के कमरे के बाहर खड़ी थी। तभी मुझे एहसास हुआ मानो किसी ने मुझे छुआ हो। पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मोना की गुड़िया दरवाजे के पास रखी थी। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। सपने की बात कहीं सच तो नहीं थी? यही सवाल मेरे को बार बार परेशान किए जा रहा था। डरी घबराई मैं दबे पांव से दरवाजे की ओर बढ़ी जा रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो गैलरी का छोटा सा बल्ब बार बार जल बुझ रहा था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था।
मैं जैसे ही दरवाजा बंद करने वाली थी, मेरी नजर पास के फ्लैट से आने वाली हल्की सी रोशनी पर पड़ी। इस फ्लैट में तो कोई नहीं रहता, तो फिर यह रोशनी कैसे? फ्लैट के सामने ही मोना की चप्पल खुली हुई थी। मोना की चप्पल। मोना। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था उससे मैं डरी हुई तो थी ही। मेरे मन में बुरे ख्यालों ने अपना घर बना लिया था। तभी मुझे दरवाजे के पास किसी छोटी बच्ची की परछाई दिखाई दी। मेरे मन के सारे शक धीरे धीरे यकीन में बदलते जा रहे थे। मैं बोलने लगी, मोना, मोना। धीमे धीमे कदमों से मोना का नाम पुकारते हुए मैं फ्लैट नंबर 11 की ओर बढ़ी जा रही थी। गैलरी में जलने वाला बल्ब अब बंद हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। रह रहकर झींगुरों की आवाज का शोर उस खामोशी को चीर रहा था। दरवाजे की ओट में छिपे 2 हाथ मुझे अपनी दुनिया में खींचने का इंतजार कर रहे थे। मेरे को अब मोना साफ साफ उस फ्लैट में दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि मैं दरवाजे के अंदर जा पाती, पीछे से किसी ने मुझे पकड़ा। डरी सहमी मैं बिना पीछे मुड़े ही जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, कविता, शांत हो जाओ, मैं हूं गौरव। तुम रात के 1 बजे यहां इस बंद फ्लैट के आगे क्या कर रही हो? गौरव ने मेरे को झकझोरते हुए कहा। गौरव को सामने देखकर मेरी सांस में सांस आई। डर और चिंता मेरी आंखों से अब आंसू बनकर बह रही थी। मैं रोते हुए गौरव से लिपट गई। मैं बोलने लगी, गौरव, वो मोना, मोना। डरती हुई कि मेरे तो शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। गौरव ने पूछा, मोना, क्या हुआ मोना को? कविता, डरो नहीं, मैं हूं ना, आराम से बताओ क्या हुआ? मैंने कहा, गौरव, वो मोना इस फ्लैट में है। मैंने अपनी आंखों से देखा है गौरव। मोना इसके अंदर गई थी, वो यहीं थी। गौरव ने कहा, किसके अंदर? क्या बोल रही हो? ये फ्लैट तो सालों से बंद पड़ा है, इसमें कोई नहीं रहता। दरवाजे पर इतना बड़ा ताला नहीं दिख रहा तुम्हें? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सच में वो फ्लैट बंद पड़ा था। मैंने कहा, गौरव, मेरा यकीन मानो, मैंने मोना को यहां देखा था। गौरव ने कहा, मोना अपने कमरे में आराम से सो रही है, चलो मैं तुम्हें दिखता हूं। गौरव मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझे बच्चों के कमरे में ले गया। दोनों बच्चे आराम से सो रहे थे। मेरे को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हम कमरे का दरवाजा बंद करके दोनों बाहर आए। मैंने कहा, गौरव, मेरा यकीन मानो, मैंने उसे देखा था। यहां सब बहुत अजीब है, मेरे साथ सब कुछ अजीब हो रहा है। मैंने पिछली रात के सपने से लेकर दिन की बात और थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ रोते हुए गौरव के सामने रख दिया। गौरव ने खींचते हुए कहा, अच्छा तो अंदर कौन है? मोना का भूत। कविता, इनफ इज इनफ। तुमने आज फिर अपनी दवाई नहीं ली है ना? तुम्हारे इन्हीं सब ड्रामों की वजह से मुझे मेरे घर वालों से अलग होना पड़ा। मैं वो सब एक बार फिर नहीं दोहराना चाहता। इन सब में पहले ही तुम एक जान ले चुकी हो, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को बख्श दो। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। चुपचाप जाकर सो जाओ। मैं अतीत के पन्नों को फिर से नहीं खोलना चाहती थी, इसलिए गौरव की बात मानकर अपने कमरे में जाने लगी। एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो गौरव के पास एक औरत खड़ी हुई थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। गौरव गुस्से में मुझे देख रहा था। मैं फिर गौरव के सामने पागल नहीं साबित होना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। मेरे जाते ही गौरव के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। पीछे जिस ओर मैंने उस औरत की परछाई देखी थी, गौरव ने मुस्कुराते हुए उस ओर देखा। वो परछाई धीरे धीरे गौरव के पीछे पीछे चल दी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, गौरव ने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और सोने चल दिया। क्या मैंने जो कुछ भी देखा वो सब वहम था या हकीकत? क्या यह सब किसी की साजिश है या किसी शैतानी ताकत का साया? क्या है वो अतीत के पन्ने जो मैं खोलना नहीं चाहती? दूसरे दिन सुबह होते ही गौरव मुझे डॉक्टर के पास लेकर पहुंच जाता है। एक व्यस्त सी बिल्डिंग के 5वें माले पर साइकोलॉजिस्ट का ऑफिस बना हुआ है। ऑफिस के बाहर डॉ. सोहन शर्मा साइकेट्रिस्ट का बोर्ड लगा हुआ है। सुबह के करीब 10 बज रहे हैं। बाहर प्रतीक्षालय में इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे हैं। अंदर ऑफिस में मेरी काउंसलिंग चल रही है। डरी सहमी सी मैं सोहन से रोते हुए गुहार लगाई, प्लीज सोहन, प्लीज हेल्प मी। मैं सच कह रही हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं।
मैं मानती हूं जो सब मैंने देखा वो सब मेरा वहम था। प्लीज गौरव को बोलो सब ठीक है, मैं वापस यहां नहीं आना चाहती। तुम भी जानते हो बीते सालों में कितना कुछ हुआ है। मेरी एक गलती की सजा मुझे आज तक भुगतनी पड़ रही है। मैं वापस पागल साबित नहीं होना चाहती। प्लीज। सोहन ने कहा। कविता शांत हो जाओ, हम तुम्हें पागल नहीं कह रहे हैं। मैं और गौरव बस तुम्हारा भला चाहते हैं। कविता, हम तीनों कॉलेज से दोस्त हैं, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने दूंगा? मैं गौरव से ज्यादा तुम्हारा दोस्त हूं। जरा अपनी हालत तो देखो, क्या कर लिया है तुमने खुद के साथ। मेरी हंसती खेलती कविता कहाँ है? कविता देखो, जो भी है मुझे खुलकर बताओ। एक डॉक्टर के नाते न सही, पर एक दोस्त को तो बताओ। आखिर तुम दोनों के जीवन में हो क्या रहा है? मैंने कहा। सोहन, मैं अगर तुम्हें सब बताऊंगी तुम मुझे पागल समझोगे, लेकिन उस घर में कोई है जो मुझे मारना चाहता है। मैंने खुद देखा है सोहन। गौरव को लगता है मैं पागल हो गई हूं, मैं ढोंग कर रही हूं। मैंने जिस तरह उसकी बहन की जान ली, उसके बच्चों की भी लेना चाहती हूं। लेकिन तुम भी जानते हो मैंने उसकी बहन को नहीं मारा, उसने खुदकुशी की थी। कोर्ट में भी साबित हो चुका है। लेकिन गौरव, वो गौरव भी मुझे जिम्मेदार समझता है। मुझे बचपन से ही आत्माएं दिखती हैं। क्या ये मेरी गलती है? सोहन, तुम तो जानते हो कॉलेज के जमाने से ही मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हिस्सा रही है। गौरव ने सब जानते हुए मुझसे शादी की थी, लेकिन अब उसे मैं पागल लगती हूं। वो मेरे शरीर में आकर गौरव को मारना चाहती है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सोहन ने कहा। कविता, मैं तुम्हारी परेशानी समझ चुका हूं और मुझ पर यकीन रखो। गौरव, माने न माने मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं कल्याणी मैम से बात करता हूं, वो जानी मानी पैरानॉर्मलिस्ट है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। जब बच्चे और गौरव घर में नहीं होंगे मैं तब उन्हें लेकर आऊंगा, ठीक है? सोहन ने मेरे चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा। मैंने कहा, सोहन थैंक यू सो मच। और एक बात, गौरव से मुझे जान का खतरा है। अगर कल को मुझे कुछ हो भी जाए तो मैं चाहती हूं तुम मोना को अपने पास रखो। सोहन ने मेरे को गले लगाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब मुस्कुराओ और ऐसे बर्ताव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने भी उसकी बात समझते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और बाहर आकर सोहन के कहे अनुसार ही बर्ताव किया। गौरव को मेरे को इस तरह देखकर खुशी हुई। मैं उसके लिए पहले जैसी होने लगी थी। गौरव सोहन का धन्यवाद कहकर मेरे को जाकर कार में बैठने को कहा और खुद सोहन से कुछ जरूरी बात करने चल दिया। साथियों, मैं यानी गौरव, अंदर जाकर मैंने सोहन से पूछा, क्या कहा उसने? उसे मुझ पर शक तो नहीं है ना? तुमने वो दवाइयां तो लिखी है ना जो मैंने कही थी? सोहन ने कहा, नहीं गौरव, कविता को कोई शक नहीं है। और हाँ, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने दवाइयां रख दी हैं, पर याद रखना किसी को पता न चले, नहीं तो मेरी डिग्री खतरे में पड़ जाएगी। सोहन की बात सुनते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिल उठी। एक आखिरी बार उसे थैंक यू कहा और कार की ओर चल दिया। गौरव के जाते ही सोहन ने मुट्ठी में भरी दवाइयां पास रखे डस्टबिन में फेंक दी। उसकी आंखों में एक अलग ही शैतानी चमक थी। उन आंखों में क्या राज था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन किसी बड़ी साजिश की शुरुआत जरूर थी। साथियों, मैं यानी कविता, मेरे को घर छोड़कर गौरव ऑफिस की ओर चल दिया। मैं जब से इस घर में आई थी बदलने लगी थी। सुंदर चेहरा, तीखे नयन नक्श, सुर्ख गुलाबी होंठ, चेहरे पर चमक, अच्छी कद काठी का मेरा चेहरा अब मुरझा सा गया था। धीरे धीरे मैं कमजोर होती जा रही थी। मेरा शरीर खून की कमी से सफेद पड़ता जा रहा था और यही वजह थी गौरव चिंतित था मेरे लिए। लेकिन जो मैं देख पा रही थी वो किसी और को कहां दिख रहा था। कॉलोनी में पहुंची तो गार्ड ने जब मेरे को देखा तो हल्की सी मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। मेरे को अब उसके चेहरे से डर नहीं लगता था। 2 महीने हो गए थे मुझे यहाँ आए हुए और इन बीते दिनों में मेरी सबसे दोस्ती हो चुकी थी। मैंने हल्की सी मुस्कान गार्ड को दी और सीढ़ियों से ही ऊपर जाने लगी। अपने फ्लोर पर पहुंचते ही नजर न चाहते हुए भी फ्लैट नासी गैवन पर चली गई। उस पर नजर पड़ते ही न जाने कौन सी यादें ताजा होने लगीं कि डर से मेरे रोंगटे खड़े होने लगे।
तभी सामने फ्लैटना से 12 की महिला ने मेरे से पूछा, हाय कविता, कैसी हो? बच्चे और गौरव आए नहीं हैं स्कूल से? महिला की बात सुनकर मेरी नजर फ्लैटना 11 से हटकर उस पर आ गिरी। कुछ महीने पहले तक जो महिला मुझे अजीब और खड़ूस लगती थी, अब इस फ्लैट के अकेलेपन में वही मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसका नाम प्रभावती था। प्रभावती अपनी गूंगी बाहरी माँ और अपनी छोटी बहन वंदना के साथ रहती थी। वंदना गौरव के ऑफिस में ही काम करती थी। वहीं प्रभावती एक प्रोफेसर थी। प्रभावती अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने कभी शादी नहीं की। वहीं वंदना का एक बॉयफ्रेंड था जो शादीशुदा था, इसलिए प्रभावती उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी। हर रोज दोनों बहनों के बीच झगड़े चलते ही रहते थे, लेकिन प्रभावती एक बहुत ही अच्छी महिला थी, इसलिए जल्द ही मेरी और उसकी दोस्ती हो गई थी। इन बीते महीनों में जो भी हुआ था, अगर किसी को मैंने सब कुछ बताया था, वो प्रभावती ही थी और केवल वही मेरे पर यकीन करती थी। आंखों में आंसू भरे मैंने कहा, मैं कैसी हो सकती हूँ प्रभावती? वो न मुझे जीने देती है न मरने, और दुख की बात तो ये है कि मेरे अपने ही मुझ पर यकीन नहीं करते। प्रभावती को मेरी हालत पर तरस तो आता था, लेकिन वो खुद भी मजबूर थी। चाहते हुए भी वो कोई मदद नहीं कर सकती थी। मैंने एक लंबी सांस ली, आंसू पोंछे, और जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोला, रोज की तरह ही जलती बुझती बत्तियों ने मेरा स्वागत किया। कविता, कविता, कविता। पूरे फ्लैट में आवाजें गूंज रही थी। ये रोज का हाल बन गया था। जैसे ही मैं घर में अकेली होती, यह सब शुरू हो जाता। मैंने दोनों कान हाथों से ढक लिए, इस उम्मीद में कि शायद आवाजें बंद हो जाएगी, लेकिन धीमे धीमे आवाजें और तेज होती जा रही थी, और अब सिर्फ आवाजें ही नहीं थी जो मेरे नजदीक आ रही थी, बल्कि वो भी मेरे सामने ही खड़ी थी। दोनों बच्चे जब घर पहुंचे तो मैं सोफे पर बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी। हनी दौड़ते हुए मेरे गले लग गया। वहीं मोना चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मोना एकदम शांत सी हो गई थी। गौरव और मैंने काफी कोशिशें की, लेकिन मोना ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। वो सिर्फ हाँ या न से ज्यादा जवाब नहीं दे रही थी। कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे मोना की चुप्पी से गौरव और मैंने समझौता कर लिया था। मैंने हनी से कहा, हनी बेटा, जाकर अपने कपड़े बदल लो। मेरी बात सुनते ही हनी अपने कमरे में चला गया। हनी के जाते ही मोना मुस्कुराने लगी और दौड़कर मेरे पास जाकर मेरे कान में कुछ कहने लगी। मोना की बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी उसी की तरह शैतानी मुस्कान आ गई। रात के करीब 1 बज रहे थे। दिन भर की थकान के बाद सब गहरी नींद में सो रहे थे। वहीं मैं और मोना बाहर गैलरी में खड़ी हुई थी। धीरे धीरे मैं मोना से कुछ कह रही थी। थोड़ी देर हमने किसी का इंतजार किया, फिर दबे पैरों से गैलरी के अंधेरे में कहीं चल दी। धीरे धीरे दोनों के शरीर अंधेरे में कहीं गुम हो गए। ऐसे सपने आना अब मेरे लिए रोज की बात हो चुकी थी। अगली सुबह गौरव और बच्चों के जाने के बाद सोहन कल्याणी जी को लेकर पहुंचा। उस समय मेरे फ्लैट से जोर जोर की चीखों की आवाजें आ रही थी, जो सिर्फ कल्याणी जी सुन पा रही थी, सोहन नहीं। दरवाजे की घंटी बार बार बजाने के काफी देर बाद दरवाजा खुला तो पसीने से भीगी घबराई सी मैं उनके सामने खड़ी थी। मैंने कहा, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, अंदर आइए। कल्याणी और सोहन को मैंने पानी पिलाया और कैसे इन सब की शुरुआत हुई, कैसे इस घर में मोना को एक लॉकेट मिला, और उस रात के बाद से ही वो दोनों चैन से नहीं सो पाई है। मेरी बात कल्याणी जी ने बहुत ही ध्यान से सुनी, एक लंबी सांस ली और चारों ओर नजर दौड़ाई। सुनने में यह काफी अजीब था, लेकिन कल्याणी न सिर्फ आत्माओं को महसूस कर सकती थी, बल्कि उन्हें देखकर उनसे बातें भी कर सकती थी। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा भूत जैसा कुछ नहीं होता, वहीं कुछ लोग होते हैं जो न सिर्फ दूसरी दुनिया पर यकीन करते हैं, बल्कि उसके रहस्य जानने की इच्छा भी रखते हैं। उनमें से ही एक कल्याणी भी थी। उसकी रूहों से बात करने की इच्छा, उन्हें जानने की जिज्ञासा उसे इतना दूर ले आई थी। उसे खुशी थी वो लोगों की मदद कर सकती थी। कल्याणी ने पूरे घर का जायजा लिया। उसे कुछ महसूस तो हो रहा था, लेकिन वो कुछ देख नहीं पा रही थी। जैसे ही वो बच्चों के कमरे में पहुंची, कल्याणी के कदम मोना के बिस्तर के पास आकर रुक गए।
वो एकटक उस बिस्तर की ओर देखे जा रही थी। न जाने ऐसा क्या दिखा उन्हें कि उनकी आंखें डर से बड़ी होती गई। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ डरावना देखा था, पर अभी उसके सामने जो था वो रूह को कंपा देने वाला था। कल्याणी ने पलटकर देखा तो मैं गुस्से में उसे घूरे जा रही थी। मेरी आंखें सुर्ख लाल थीं, चेहरे पर एक अजीब तेज। मेरी आंखें कल्याणी जी से कुछ कह रही थीं। काफी देर तक मेरी आंखों में देखने के बाद कल्याणी जी को इस घर में जो भी हो रहा था सब पता चल चुका था। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि दुख के आंसू थे। कल्याणी ने आंसू पोंछे, मेरी ओर देखकर गर्दन हिलाई। मेरा गुस्सा धीरे धीरे कृतज्ञता में बदल गया। सोहन चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर जिसे सब कुछ समझना चाहिए था वो समझ चुकी थी। कल्याणी जी ने 1-2 दिन में वापस लौटने की बात कही और वहां से अलविदा लेकर चल दी। जाते जाते उनके कदम फ्लैट नंबर 11 के बाहर रुक गए। एक आखिरी बार दरवाजे पर खड़ी होकर उन्होंने मेरी ओर नजर डाली और चुपचाप वहां से चल दी। वक्त और हालात न जाने हमें किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो ही हमें दगा देते हैं। हम जानते हैं कि वो हमारा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम दिल के हाथों मजबूर होते हैं। न चाहते हुए भी हम उनके बिछाए जाल में फंसते जाते हैं, और जब हमें होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। साथियों, मैं यानी कि कल्याणी, मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं। एक पुरानी सी बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर मैं अकेली ही रहती थी। मेरे पास जो शक्तियां थीं उनकी वजह से सब मुझे पागल समझाते थे, और हर रोज एक नई रहस्यमयी दुनिया से रूबरू होने वाली मैं अपने साथ किसी और की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए मैंने भी कभी किसी जीवन साथी की तलाश नहीं की। 40 साल की उम्र में भी मेरे चेहरे पर अद्भुत तेज था। श्याम वर्ण, मध्यम कदकाठी, तीखे नयन नक्श वाली थी मैं। मेरे को चाहने वाले तो बहुत मिले, लेकिन जब भी कोई मुझे भूतों आत्माओं से बातें करता देखता तो उलटे पैर लौट जाता। मेरे को कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ा। दूसरों की जिंदगी बचाने में मुझे जो खुशी मिलती उसके आगे उसे यह सब छोटा लगता था। हर रात की तरह ही मैंने भगवान को याद किया और गहरी नींद में सो गई। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे कि तभी मुझे बाहर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से मेरी नींद खुल गई। मुझे प्यास भी लग रही थी। पास में देखा तो पानी का जग खाली हो चुका था। नींद भरी आंखों से ही मैं रसोई की ओर चल दी। कमरे से बाहर जैसे ही निकली मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। इस परिस्थिति में कोई आम आदमी होता तो सबसे पहले घर छोड़कर भागता, लेकिन मेरे लिए तो यह रोज की बात थी। धीरे धीरे मैं उस आवाज की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं आवाज के करीब आती जा रही थी, बच्चा और भी तेज रोने लगा। आवाज टेबल के नीचे से आ रही थी। मैं जैसे ही नीचे झुकी तो सामने जो था उसे देखकर डर से मेरी चीख निकल गई। टेबल के नीचे नन्ही मोना डरी सहमी बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर जगह जगह खरोंच के निशान थे। कभी टमाटर की तरह लाल रहने वाला चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। उसके हाथ पर जगह जगह जलाने के निशान थे। बेचारी नन्ही सी मोना फुट फूट कर रोही थी। मेरे को देखकर मोना ने जल्दी से आंसू पोंछे और उम्मीद भरी नजरों से मेरी ओर देखने लगी। मोना बोली, मेरी मम्मा को बचा लीजिए प्लीज, वो उन्हें मार डालेंगे। वो बुरी आंटी मेरी मम्मा को मारना चाहती है। इससे पहले कि मोना कुछ और बोल पाती, अचानक ही किचन की लाइट चली गई। घबराई हुई मोना और मैं चारों ओर देख रही थी। तभी एक एक करके किचन के सारे बर्तन गिरने लगे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरे पीछे से मोना जोर से चिखी। मेरे सामने एक काली परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। मैंने अपने जीवन में कई बुरी आत्माओं से मिली थी, लेकिन जो डर आज मैं महसूस कर रही थी वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। घबराते हुए मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो मुझसे? बिना कोई जवाब दिए आत्मा तेजी से मेरी ओर बढ़ते हुए मेरे शरीर में अंदर समा गई। मेरा का सिर धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। मेरी आंखें अचानक ही बंद होने लगी। थोड़ी देर में ही मैं सपनों की गहरी दुनिया में चली गई। जब मेरी आंखें खुली तो चारों ओर अंधेरा था। सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई
तो मुझे सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर दो लोगों की धीमी धीमी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को संभाला और जिस ओर से आवाज आ रही थी उस ओर चल दी। मेरे को अब हल्का हल्का उजाला नजर आ रहा था। मेरे सामने एक औरत और आदमी बात कर रहे थे। उनके चेहरे तो मेरे को नहीं दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब जा रही थी आवाजें साफ होती जा रही थी। सामने खड़ी औरत ने सिसकियां लेते हुए कह रही थी, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? गलती क्या थी मेरी? तुमसे प्यार करना, तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? आदमी ने उस औरत को बाहों में भरते हुए कहा, बेबी मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो तो बस एक गलती थी, मुझे माफ कर दो। बस मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और नहीं चाहता था तुम एक गलती की वजह से मुझे छोड़ दो। वो मेरा अतीत थी, एक बुरा वक्त जिसे मैं भूल जाना चाहता हूं, लेकिन तुम मेरा आने वाला कल हो, ये बच्चा हमारा आने वाला कल है। धीरे धीरे वो दोनों वहां से गायब हो गए। अब मेरे को किसी औरत के रोने की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। उस आवाज का पीछा करते करते मैं जैसे ही आगे बढ़ी, फिर एक आदमी औरत मेरे सामने थे, लेकिन इस बार आदमी औरत को बुरी तरह मार रहा था। औरत के हाथ में एक बच्चा था। वो बोल रहा था, तुम्हारे बूढ़े बाप ने सारी जायदाद इस मनहूस के नाम लिख दी, अब मैं क्या करूं? तुम्हारा और इसका? आदमी सिर पकड़कर बैठा हुआ था और औरत रोए जा रही थी। उसने अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका के रखा था और धीरे धीरे सिसकियां ले रही थी। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह हो क्या रहा है? वो कहाँ है? कौन है ये औरत आदमी? मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। साथियों, मैं यानी कि कविता, एक पल, एक लम्हा, एक रात काफी होती है जिंदगी भर की बातें झुठलाने के लिए। जिस शख्स को हम पूरे दिल से चाहते हैं, सिर्फ एक पल लगता है उस दिल को टूटने में। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। हर एक पल को मैं एक दर्द में जी रही थी, एक ऐसी तकलीफ जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। गौरव और बच्चे दोनों जा चुके थे। फिर उस सुनसान घर में मैं अकेली थी। पूरा घर अंधेरे से भरा हुआ था और कहीं ना कहीं मेरा मन भी। बाहर होती बारिश भी मेरे दिल के घाव पर मलहम नहीं लगा पा रही थी। खिड़की पर भीगी पलकों के साथ खड़ी मैं अपने अतीत में खोई हुई थी। जो कहानी एक माँ बेटी की जान की दुश्मन बन गई थी, उसकी शुरुआत हुई थी 8 साल पहले। गौरव, मैं और सोहन तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मेरी और गौरव की काफी पटती थी। पूरा कॉलेज हमें लव बर्ड्स बुलाता था। शुरुआत में तो हम दोनों हंसी मजाक में सारी बातें टाल देते थे, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक अलग जज्बात पैदा होने लगे, जिसे हम दोनों दोस्ती समझते थे। वो दोस्ती से कुछ बढ़कर था। एक दिन गौरव से रहा नहीं गया और अपने दिल के हालात मेरे आगे बयान कर दिए। मेरे दिल में भी कब से यही सब चल रहा था। गौरव के हाले दिल बयान करते ही मैं शर्मा गई। हम दोनों की मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी, लेकिन मेरे माता पिता को गौरव कुछ खास पसंद नहीं था। मैं काफी संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, वहीं गौरव मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन मेरे माता पिता को इस बात से दिक्कत नहीं थी। मेरे पिता बहुत सुलझे हुए और गंभीर व्यक्तित्व के इंसान थे। उन्हें गौरव चालाक और लालची लगता था। मेरे पर तो गौरव के प्यार का भूत सवार था। मैंने अपने माँ बाप की एक न सुनी और गौरव से ही शादी करने की जिद पकड़ ली। अपनी इकलौती संतान की रक्षा के आगे आखिरकार मेरे माँ बाप को भी झुकना पड़ा। मैं गौरव से शादी करके उसके घर आ गई। गौरव के घर में एक पागल बहन और उसके माँ बाप थे। गौरव के पिता रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर थे और माँ घर संभालती थी। गौरव की बहन बचपन से ही पागल थी, लेकिन गौरव के अनुसार उसकी बहन बिल्कुल सही थी। गौरव अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसीलिए मैंने भी धीरे धीरे उसकी बहन के साथ समझौता कर लिया था। मेरे को उसका ससुराल थोड़ा अजीब लगता था। गौरव के माँ पिताजी मेरे से कोई बात नहीं करते थे। दोनों बड़े गुमसुम रहते थे। दिन भर मैं गौरव की बहन के साथ ही वक्त बिताती। सब कुछ मेरी जिंदगी में सही चल रहा था। अपनी छोटी सी दुनिया में मैं खुश थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस एक पल में मेरी पूरी दुनिया टूटकर बिखर गई। जिन ख्वाबों को संजोकर मैं इस घर में बहू बनकर आई थी,
सब एक पल में चकनाचूर हो गए। मेरे सामने एक 2 साल का बेटा गोद में लिए गौरव खड़ा था, जो उसका खुद का था। गौरव की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसकी पहली पत्नी लापता थी। गौरव ने मेरे को बताया कि उसकी पहली शादी उसकी गलती थी, मजबूरी थी। वो मेरे से प्यार करता है और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। अतीत की उस चुभन को मैं आज भी महसूस कर पा रही थी। मेरा दिल उस एक पल में टूट चुका था। जिस शख्स पर विश्वास करके मैं अपना सब कुछ छोड़कर चली आई थी, वो दगाबाज निकला। मैं उस एक पल में सब कुछ छोड़ देना चाहती थी, लेकिन उसके साथ अब एक जिंदगी और थी। 2 भागों में बंट चुकी थी मैं। एक मन सुंदर भविष्य के लिए उसका हाथ थामना चाहता था और दूसरी ओर मेरा स्वाभिमान मुझे सब कुछ छोड़कर चले जाने को कह रहा था। उस एक पल में फिर मैंने एक गलत निर्णय लिया। फिर अपने हाथों ही मैंने अपना सब तबाह कर लिया। मेरी जिंदगी एक नए मुकाम पर खड़ी थी। कुछ दिनों पहले जो मैं खुशी से फूली नहीं समाती थी, आज मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। मैं अपने बच्चे को बाप की छत्र छाया से दूर नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने न सिर्फ गौरव को बल्कि उसके बेटे हनी को भी अपना लिया था। एक बार फिर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल दी। नए मेहमान के आने की बात सुनकर गौरव खुशी से फूला नहीं समाया। उसने मेरा ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे मैं भी गौरव का अतीत भुला चुकी थी। सब सही था कि एक दिन मैंने गौरव की बहन पूजा को कमरे में किसी से बात करते सुना। पूजा बहुत ही कम बात करती थी, इसलिए मेरे मन में जिज्ञासा थी ये जानने की कि पूजा किससे बात कर रही है। जैसे ही मैं पूजा के कमरे में गई, पूजा बहुत ही भारी आवाज में खुद से बातें कर रही थी। उसके हाथ में एक चाकू था और वो इससे पहले कि खुद की कलाई काट पाती, मेरी चीख निकल गई। आवाज सुनकर घर के सब लोग पूजा के कमरे में आ गए। उनके सामने जो था उसे देखकर सबकी रूह कांप उठी। पूजा किसी जानवर की तरह अपने हाथ पांव पर बैठी मेरे को देखकर गुर्रा रही थी। उसकी आंखों की पुतली सफेद पड़ चुकी थी। उसकी नजर जैसे ही सब पर पड़ी, वो जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन उसकी हंसी सुनकर लग रहा था मानो कोई आदमी हंस रहा हो। आज भी मैं उस पल को याद करती हूं तो कांप उठती हूं। गौरव के लिए अपनी छोटी बहन को इस हाल में देखना काफी दर्द भरा था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसके पास गौरव पूजा को लेकर न गए हों। लेकिन पूजा की हालत धीरे धीरे और भी खराब होती जा रही थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि पूजा को घर में जानवरों की तरह बांध कर रखना पड़ रहा था। गौरव उदास रहने लगा था। पूजा के माँ बाप की हालत भी खराब होने लगी थी। मैं गर्भवती होकर भी 1-2 साल के बच्चे के साथ साथ सब कुछ संभाल रही थी। धीरे धीरे हालात बिगड़ते जा रहे थे, लेकिन मैं आत्माओं को देख सकती थी। कॉलेज में भी मैं कई बार कई लोगों की मदद कर चुकी थी। मेरे माँ बाप को भी अपनी बेटी की बातों पर यकीन था, इसलिए उन्होंने मेरे को पैरानॉर्मल स्टडी करने के लिए कभी मना नहीं किया। बल्कि मेरे पिता तो चाहते थे कि मैं लोगों की मदद करूं, और मैं खुद भी तो यही चाहती थी। लेकिन गौरव के प्यार में मैं कुछ यूं उलझी कि सारे सपने एक और रखकर अपनी घर गृहस्थी में ही उलझी रह गई। मैं जानती थी कि पूजा पर किसी बुरी आत्मा का साया है। मैंने कई बार कोशिश की गौरव को बताने की, लेकिन गौरव को मुझ पर यकीन ही नहीं था। मैंने कई बार जितनी पढ़ाई की हुई थी उस हिसाब से पूजा के शरीर से आत्मा को भगाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार मैं असफल रही। मुझे किसी और की जरूरत थी, लेकिन गौरव तो मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने गौरव के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, गौरव, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूजा हमसे दूर चली जाएगी। मेरी बात समझो गौरव, पूजा बीमार नहीं है। मैं उस आत्मा को देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। हमें पूजा को बचाना ही होगा। लेकिन गौरव कहता, कविता पागल मत बनो, कुछ नहीं हुआ है मेरी बहन को, वो बस बीमार है। मैं आइंदा कोई भी ऐसी बात तुम्हारे मुंह से वापस नहीं सुनना चाहता। वक्त बीतता गया। मैं पूजा की जान अपनी आंखों के सामने जाते हुए देख रही थी। मैं कुछ करना चाहती थी, बचाना चाहती थी उसे, लेकिन मजबूर थी। धीरे धीरे वक्त हाथ से निकल रहा था। वहीं मेरी डिलीवरी का वक्त नजदीक आता जा रहा था। उस रात भी मौसम खराब था। जोर से आंधी तूफान आ रहा था। पूजा के कमरे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे।
कभी भी मुझे अस्पताल जाना पड़ सकता था। तभी रोता हुआ गौरव कमरे में आया। कविता, पूजा को बचा लो प्लीज, मेरी बहन को बचा लो। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, कहते हैं पूजा के बचने के कोई चांस नहीं है, प्लीज मेरी बहन को बचा लो। मैंने कहा, गौरव मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, मैं कुछ करूं तो हो सकता है उसका अंजाम अच्छा ना हो, मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती हूं। गौरव ने मेरे आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, कविता मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज कुछ भी करके मेरी पूजा को बचा लो। गौरव की खातिर मैं अपने आप को संभालते हुए पूजा के कमरे की ओर चल दी। अंदर का हाल बहुत खराब था। पूजा चीख चिल्ला रही थी, रो रही थी। उसके हाथ पैर पलंग से बंधे हुए थे, उसके बाल चारों ओर बिखरे हुए थे, चेहरे पर जगह खून निकल रहा था। शायद आज फिर उसने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। जगह जगह खून पड़ा हुआ था, जो शायद उसने उल्टी की थी। रोज का यही हाल था। मेरे लिए ये नई बात नहीं थी, लेकिन आज जो नया था वो यह था कि जैसे ही मैं कमरे में आई, पूजा पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी। वो जोर जोर से हाथ पैर पटकने लगी थी, मानो उसके सिर पर कोई भूत सवार था। मेरे को जो कुछ भी आता था मैंने सब कोशिश करके देख ली। पूरे कमरे में गंगा जल छिड़क कर मैंने जो भी मंत्र और विधि पड़ी हुई था सब आजमा कर देख रही थी, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। और फिर एक पल में सब बदल गया। वो हुआ जिसके बाद न मैं कभी खुद को माफ कर पाई, न गौरव मेरे को। मेरी जिंदगी में होने वाली हर उथल पुथल की वजह थी वो खौफनाक रात। साथियों, जिंदगी एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाते सुलझाते उम्र बीत जाती है। वक्त हाथ से निकल जाता है, लेकिन फिर भी इसका हल है कि मिलता ही नहीं। हम गिरते हैं, उठते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, जीते हैं, मरते हैं, लेकिन कुछ पल जिंदगी के ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भुला पाते। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके लिए हम खुद ही खुद को माफ नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। अतीत में मैंने जो देखा, कहीं न कहीं उसकी जिम्मेदार मैं खुद को समझती थी। उस रात मैं चाहकर भी पूजा को न बचा सकी। पूजा पर जिस बुरी आत्मा का साया था, उसने पूरी तरह से उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। मेरे बार बार कहने के बावजूद किसी ने मेरी बात नहीं मानी थी। जिस बात का मेरे को डर था वही हुआ। पूजा को विधि के दौरान अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अपनी बहन के जाने का गम गौरव झेल नहीं पाया और सदमे में पूजा की मौत का जिम्मेदार मेरे को समझने लगा। यहां तक कि उसने मेरे खिलाफ केस भी कर दिया। 9 महीने गर्भवती मेरे को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, लेकिन कोर्ट में पूजा को पागल घोषित कर दिया गया और उसकी मौत का जिम्मेदार उसके पागलपन को माना गया। मैंने कुछ दिन बाद ही सुंदर स्वस्थ मोना को जन्म दिया। गौरव जब उस दिन हम दोनों को लेने आया था, मैंने साफ इनकार कर दिया उसके साथ जाने से। मैं और बेइज्जती नहीं सह सकती थी। मेरे माँ पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं वापस गौरव के पास जाऊं। उस दिन मैंने एक नई जिंदगी की शुरुआत समझकर गौरव को छोड़ तो दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था जिंदगी वापस मुझे वहीं लाकर खड़ा कर देगी जहां से मेरा सफर शुरू हुआ था। कुछ ही महीने बीते होंगे, मैं अपने माँ पापा के साथ खुश थी, मगर किस्मत को मेरी खुशी रास नहीं आई। उस रात मेरी चाची की मौत की खबर सुनकर मेरे माँ पापा आगरा गए तो, लेकिन वहां से वापस लौटकर नहीं आ पाए। बीच रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। मेरे को जब खबर मिली, मेरा तो सब कुछ ही खत्म हो गया था। जिससे मैंने टूटकर मोहब्बत करी, उसने कभी मुझे इज्जत प्यार कुछ भी नहीं दिया, और जिन माँ बाप ने मुझे सब कुछ दिया वो मुझसे छीन लिए गए। मैं तो बिल्कुल टूट ही गई थी। एक 3 महीने की बच्ची के साथ मैं अकेली क्या करती। गौरव ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर सुधरने का झूठा वादा करके मुझे अपने घर ले आया। मैं इस दुनिया में अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। मैंने पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, तो नौकरी मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता था। शुरू के कुछ महीने गौरव बिल्कुल ठीक था। कॉलेज के दिनों की तरह मुझे प्यार करता, समय देता। मेरे को लगा शायद मोना के आ जाने से गौरव सुधर गया है, लेकिन मैं एक बार फिर गलत साबित हुई। जब गौरव को पता चला कि मेरे की पापा ने सारी संपत्ति मोना के नाम कर दी है, जो मोना के 18 साल के पूरे होने के बाद ही उसे मिलेगी, उस दिन मेरे को गौरव का असली चेहरा देखने को मिला।
रात में नशे में धुत गौरव ने जब मेरे पर हाथ उठाया और चिल्लाया, मैंने जिन पैसों के लिए तुमसे शादी की, तुम्हारे बाप ने वो इस मनहूस के नाम कर दिए। अब क्या करूं मैं तुम्हारा और इसका। मेरे को दर्द थप्पड़ का नहीं था, दर्द मेरे दिल में था। घाव मेरे जिस्म पर नहीं, मन पर थे जो कभी नहीं भर सकते थे। मेरा सर घूम रहा था। बार बार मेरी आंखों के आगे मेरे दुख की पापा का चेहरा घूम रहा था। कितना रोका था, कितना समझाया था मुझे पापा ने। माँ बाप जब जब तक साथ होते हैं हमें उनकी कोई बात पसंद नहीं आती। हम ये नहीं समझते कि जिन माँ बाप ने हमें हमेशा अपने कलेजे से लगा कर रखा, हमारा हर दर्द तकलीफ अपने ऊपर ले ली, वो हमें नर्क में जाते कैसे देख सकते हैं। मेरी उस रात आंखें नम थी, क्योंकि उस रात मुझे पापा की कीमत समझ आई, जो मुझे एक खरोंच तक लगने नहीं देते थे। आज मुझे पर गौरव ने हाथ उठाया, उसके पापा की चिड़िया पर हाथ उठाया। मैं फुट फुट कर रो पड़ी। मैं चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी। गौरव को लौटकर चोट पहुंचना चाहती थी। उसे वो हर दर्द, हर तकलीफ देना चाहती थी जो मुझे दी गई थी। जिस आदमी ने अपने मतलब के लिए मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया, मैं उसे तिल तिल मारना चाहती थी, लेकिन फिलहाल मैं ढक चुकी थी। इतने सारे जज्बात, इतनी सारी तकलीफें और मेरी आंखों में झांकती एक नन्ही जान। इतना सब कैसे हो गया? इतना जल्दी मुझे समझ नहीं आ रहा था। कल ही की तो बात है जब मैं अपने पापा की गोद में खेलती थी। मैं यह सब नहीं चाहती थी। इस वक्त बस अपने पापा के पीछे छुपना चाहती थी, इस बेदर्द दुनिया से जिसने मेरे प्यार का, मेरे जज्बातों का मजाक बनाकर रख दिया था। मैं चाहती तो उस पल सब कुछ छोड़कर जा सकती थी, लेकिन मेरे हाथ में एक 3 महीने की बेटी थी और उसकी पूरी जिदंगी। अगर आज वो चली जाएगी तो गौरव जीत जाएगा। जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया वो जीत जाएगा। अगर वो तलाक की मांग कर भी ले तो भी कोर्ट मोना की कस्टडी गौरव को देता। मैं अभी दुनिया की नजरों में एक मानसिक रूप से कमजोर बेरोजगार मां हूं, जो किसी भी हाल में अपनी बच्ची को नहीं पाल सकती। यह दुनिया एक मां, एक औरत की ताकत समझती कहां है, उसे हमेशा कमजोर समझा जाता है और धीरे धीरे कहीं वो खुद भी कमजोर पड़ने लगती है। उस रात मैं मोना को सीने से चिपकाए रात भर शून्य में ताकती रही। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। उस रात को 5 साल बीत चुके थे। गौरव ने घर जगह सब कुछ बदल लिया था, लेकिन कुछ नहीं बदला था तो उसके मन का लालच। मोना और हनी की नजरों में वो दुनिया का बेस्ट पापा था। उसकी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ मैं जानती थी। अतीत में खोई हुई मेरे को पता ही नहीं चला कितना वक्त बीत गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में अतीत की टीस आज भी थी। बदले की आग मेरे सीने में आज भी थी। मैंने अपने आंसू पोंछे। मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ था। मैंने एक नजर उसकी ओर देखा। मैंने उससे कहा, क्या कल्याणी जी को वो सब दिखा दिया जो मैंने दिखाने के लिए कहा था? उसने जवाब दिया, जैसा आपने बोला है सब उसी हिसाब से हो रहा है। मोना भी सुरक्षित उनके घर पर पहुंचा दी गई है। मैंने कहा, मेरी मोना जानती है उसे क्या करना है। अब वक्त आ चुका है, हम अपने मकसद को अंजाम दें। मेरी आंखों में एक अलग ही शैतानी चमक उतर आई थी। अब तक मैं गौरव के खेल में मोहरा थी, अब वक्त आ गया था गौरव के खेल में उसे हराने का। साथियों, मैं मिस्टर एक्स। अब ये कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई जहां से मुझे खुद अपने पर्सपेक्टिव से इस कहानी को आगे चलाना होगा। दोस्तों, रात के सन्नाटों की भी अपनी अलग ही बात है। न जाने कितने राज इनकी खामोशियों में चीखते रहते हैं, न जाने कितने आंसू होते हैं दुनिया की नजरों से दूर। ऐसा बहुत कुछ होता है रात के अंधेरों में जो हम महसूस तो कर लेते हैं मगर देख नहीं पाते। कुछ ऐसा ही आज रात भी होने वाला था। मौसम बहुत ही खराब था। मोना और हनी स्कूल की ओर से कोई कैंपिंग ट्रिप पर गए थे। गौरव और कविता चैन से सो ही रहे थे कि तभी छत से टप टप कुछ बूंदें आकर गौरव के चेहरे पर गिरी। दिन भर का थका हारा गौरव गहरी नींद में था। उसे चेहरे पर कुछ महसूस तो हुआ, लेकिन उठना उसने जरूरी नहीं समझा। टप टप छत टपकती रही। जब गौरव को चेहरे पर बहुत अधिक गीलापन लगने लगा तो न चाहते हुए भी उसकी आंख खुल ही गई। लाइट ऑन करके उसने देखा तो कविता आराम से सो रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था आज।
एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी, मानो आज रात जो कुछ भी होगा वो उसके हाथों में है। तभी गौरव की नजर पास में आईने पर पड़ी। उसके तो मानो होश ही उड़ गए हों। उसके चेहरे पर खून लगा था। गौरव को तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। एक बार फिर नजर कविता की ओर डाली तो वो बिस्तर पर नहीं थी। घबराया हुआ गौरव चारों ओर देखने लगा। तभी धीरे से कमरे का दरवाजा खुला। गौरव की तो डर के कारण चीख ही निकल गई। कमरे का दरवाजा खुला तो कमरे के बाहर कविता खड़ी थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो कविता यहीं थी। कविता पथराई हुई आंखों से एक तक बाहर देखे जा रही थी। तभी कविता ने यूं ही खड़े खड़े पूरी गर्दन पीछे की ओर घुमाई। उसके मुंह में खून था। गौरव साफ साफ देख सकता था। गौरव कविता को और कविता गौरव को यूं ही देखे जा रहे थे कि तभी कविता जानवरों की तरह अपने हाथ पैर पर बैठ गई और पागलों की तरह फ्लैट से भागने लगी। गौरव घबराया हुआ था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। एक तो उसे यहां रहने से डर लग रहा था, दूसरी ओर उसे कविता से भी डर लग रहा था। लेकिन जिज्ञासा कह लीजिए या कविता के लिए प्यार, गौरव उसके पीछे पीछे चल दिया। कविता बाहर गैलरी में चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। गौरव ने जब उसे देखा तो हिम्मत करके धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। गौरव कविता से थोड़ी ही दूरी पर था। कविता ने चेहरा हाथों के बीच छुपा रखा था और धीरे धीरे सिसकियां लेकर रोए जा रही थी। गौरव बोला, सुनो कविता, क्या क्या हुआ? इतनी रात में तुम यहां क्या कर रही हो? गौरव की आवाज मानो कविता ने सुनी ही न हो और उसी तरह चेहरा छुपाकर बस बैठी रही। धीरे धीरे गौरव की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अब उसने धीरे से कविता के कंधे पर हाथ रखा और फिर अपना सवाल दोहराया। लेकिन इस बार कविता ने चेहरा उठाकर उसे देखा तो गौरव डर से पसीना पसीना हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांस तो मानो हलक में ही अटकी रह गई हो। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गौरव ने पीछे मुड़कर देखा तो कविता पीछे खड़ी थी। कविता बोली, क्या हुआ गौरव? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? कविता को सामने देखकर गौरव की जान में जान आई और बोला, कविता, पूजा, वो उस कोने में पूजा को मैंने देखा है। गौरव घबराते हुए उस कोने की ओर इशारा कर रहा था जहां उसने अभी कुछ देर पहले सब देखा था। कविता ने कहा, गौरव, क्या बोले जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पूजा यहां कैसे हो सकती है? पूजा मर चुकी है। इतनी रात में क्या तमाशा कर रहे हो? चुपचाप अंदर चलो, इससे पहले कि कोई आ जाए। गौरव डरा हुआ था। इतना सब कुछ उसका वहम कैसे हो सकता है? यही सवाल बार बार उसे परेशान किए जा रहा था। उसने एक आखिरी बार उस ओर नजर डाली जहां थोड़ी देर पहले उसकी बहन पूजा उसे नजर आ रही थी। बाकी की रात चैन से कट गई। कविता आराम से सो रही थी, लेकिन गौरव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह हुई तो रोज की तरह कविता उठकर गौरव के ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। गौरव रात भर से सोया नहीं था। आंखों में नींद तो थी, लेकिन ऑफिस भी जाना था। इसलिए खुद को बिस्तर से उठाया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। रोज की तरह आज भी गौरव लिफ्ट की ओर बढ़ा तो आज लिफ्ट बंद थी। 2-4 गालियां बिल्डिंग के मेंटेनेंस को दी और सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। बारिश कल रात से रुकी ही नहीं थी। सीढ़ियों पर पानी भरा होने के कारण फिसलन हो रही थी। गौरव संभलते हुए सीढ़ियां उतर रहा था कि 2-4 सीढ़ियां उतरा ही था कि उसे पीछे से लगा मानो कोई उसके साथ साथ चल रहा है। उसने पीछे घूमकर देखा तो कोई नहीं आ रहा था, लेकिन सीढ़ियों का पानी छप छप की आवाज कर रहा था मानो कोई उन पर कूद रहा हो। गौरव की तो यह देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। जल्दी जल्दी में गौरव सीढ़ियां उतरने लगा। आखिरी सीढ़ी पर तो गिरते गिरते बचा। रोज की तरह पार्किंग एरिया आज भी सन्नाटे से भरा था, लेकिन आज एक अजीब सी बदबू आ रही थी। गौरव ने गार्ड को बुलाकर जब पूछा तो उसने बोला, साहब, क्या बोल रहे हो आप? यहां तो कोई बदबू नहीं आ रही। गौरव को उस पर यकीन नहीं था, इसीलिए थोड़ा गुस्सा करके गौरव अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। गाड़ी के पास पहुंचते ही गौरव की एक दर्दनाक चीख सुनसान पड़े पार्किंग में गूंज उठी। गार्ड दौड़कर वहां पहुंचा तो गौरव डर से कांप रहा था। उसके चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। गार्ड बोला, क्या हुआ साहिब, ऐसे क्यों चीखे आप? गौरव जवाब दे पाने की हालत में नहीं था।
उसने बड़ी बड़ी आंखों से गार्ड को देखा और जैसे ही कुछ बोलने का हुआ, कुछ सोचकर फिर चुप हो गया और गाड़ी वहीं छोड़कर बस स्टैंड की ओर चल दिया। गौरव को यकीन नहीं हो रहा था। जब वो गाड़ी के पास पहुंचा तो गाड़ी के अंदर पहले से ही कोई बैठा हुआ था। उसने जब पास जाकर देखा तो कविता के मरे हुए माँ बाप की लाशें थीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उन्हें तो कविता खुद, और उस गार्ड को क्यों कोई नजर नहीं आया? गौरव घबराया हुआ बस स्टॉप पर बैठा बैठा उसके साथ जो कुछ हो रहा था सोच रहा था। इधर कविता खिड़की के पास खड़ी चाय की चुस्कियां ले रही थी। आज उसे ये बारिश बहुत सुकून दे रही थी। तभी पीछे से आहट हुई और कविता मुस्कुरा उठी। कविता किसी से बोली, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, आज रात के लिए तैयार हो जाइए। गौरव का आज ऑफिस के कामों में भी मन नहीं लग रहा था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, उसका बदन दर्द से टूट रहा था। तभी उसके डेस्क पर रखा फोन बज उठा और जैसे ही फोन उठाया, सामने से किसी औरत की हेलो सुनकर गौरव के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वो फोन में कहने लगा, कैसी हो जाने मन, सारे इंतजाम हो गए आज रात के लिए। उस बेवकूफ कविता को लगता है कि पूजा की आत्मा हमारे घर में है। आज रात इसका फायदा उठाकर हमें उसे खुदकुशी के लिए मजबूर कर देना है। गौरव जानता था अगर उसने कल वाली बात किसी और को बताई तो वो जरूर पागल साबित हो जाएगा। सामने से उस औरत की हंसी के साथ ही फोन कट गया। गौरव के चेहरे का डर गायब हो चुका था और अब शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी थी। साथियों, 2 लोग और 2 साजिश। किसको पता था कि कहानी इस मुकाम पर आकर खड़ी हो जाएगी। आज दिन की रफ्तार कुछ धीमी थी। गौरव की नजर घड़ी पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों की शैतानी चमक वक्त बीतने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। जैसे ही घड़ी में 6 बजे, गौरव बिना कोई देर किए अपने घर की ओर चल दिया। सुबह बस से आया था, इसलिए घर पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई। शाम के 7 बज रहे थे। जैसे ही गौरव अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचा, उसकी बेताबी और बढ़ गई। बिल्डिंग में लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए फोन का फ्लैश जलाकर ही वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा। अजीब बात थी कि गार्ड भी उसे नीचे दिखाई नहीं दिया। खैर, आज उसकी जिंदगी का अहम फैसला होने वाला था, इसलिए उसने किसी छोटी मोटी बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। उसने आवाज लगाना शुरू किया, कविता, ओ कविता। गौरव की शैतानी आवाज फ्लैट के बाहर अंधेरी बालकनी में गूंज रही थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ धीमे धीमे फ्लैट का दरवाजा खुला और अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। गौरव का चेहरा आवाज सुनकर खिल उठा। उसे यकीन था कि उसकी चाल कामयाब हो चुकी है। जैसे जैसे वो आवाज के नजदीक बढ़ता जा रहा था, उसकी खुशी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही अंदर कमरे में पहुंचा, उसके सामने एक रोती हुई औरत थी जो रस्सियों से बंधी हुई थी। गौरव को यह सब अजीब लगा क्योंकि इस बारे में तो उसकी कोई बात नहीं हुई थी। गौरव कविता को तड़पते हुए देखना चाहता था, उसे बताना चाहता था उसने ये सब आखिर क्यों किया। लेकिन जैसे ही वो रोती हुई औरत के पास पहुंचा और फोन का फ्लैश उसके चेहरे पर किया, उसके पैर ठिठक कर रुक गए। उसकी खुशी डर में बदल गई और वो घबराकर आसपास देखने लगा। तुम यहां कैसे? क्या हुआ? तुम इस हाल में कैसे? मुंह बंधे होने के कारण औरत कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो रही थीं। वो बार बार गौरव को कुछ इशारा कर रही थी, लेकिन क्या? गौरव जैसे ही उस औरत को खोलने के लिए आगे बढ़ा, कमरे की लाइट जल गई। तभी उसे कविता की आवाज आई, इतनी भी क्या जल्दी है पतिदेव? उसके बाद ही उसे अपनी बहन पूजा की आवाज आई, थोड़ा रुक तो जाइए भैया। गौरव आवाजें सुनकर घबरा गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। गौरव ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, पूजा, कविता, तुम दोनों कैसे जिंदा हो सकती हो? पूजा, मैं जानता हूं तुम सिर्फ मेरा वहम हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पागल बना दोगी? पूजा बोली, भैया मैं आपका कोई वहम नहीं हूं। मैं वापस आई हूं कविता भाभी की मदद से, सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने। इतने साल में कैद रही, मेरे खुद के भाई ने मुझे पागल कर दिया। बस अब नहीं, और कितनी जिंदगियों के साथ खेलोगे? मैं और कविता अब अपना बदला लेंगे। जिस तरह तिल तिल आपने हमें मारा, मुझसे मेरा प्यार छीना, मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगी।
पूजा की आवाज में एक दर्द था, तकलीफ थी, जो उस दिन कल्याणी जी ने देखी थी, जो कविता जानती थी और हर वो लड़की जानती है जिससे कभी धर्म के नाम पर, कभी लोग क्या कहेंगे के नाम पर उसका प्यार छीन लिया जाता है। पूजा की गलती बस इतनी सी थी कि उसने एक अनाथ लड़के से प्यार किया। जब उसका भाई गौरव बहुत मनाने पर भी नहीं माना और अपनी ही समाज में कोई पैसे वाला लड़का ढूंढने लगा, तो पूजा ने साफ साफ इनकार कर दिया और बोला अगर उसके साथ जबरदस्ती की जाएगी वो अपनी जान दे देगी। पूजा घर से भागकर अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल उसके घर वाले मान जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। दुल्हन बनने का अरमान संजोए बैठी पूजा के सारे सपने चकनाचूर हो गए। जब उस रात उसके सामने उसके प्यार की अर्थी उठी, लड़का अनाथ था इसलिए बात आई गई होगा कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पूजा की तो मानी दुनिया ही उजड़ गई। पूजा की हालत दिन ब दिन खराब होती गई और वो पागल हो गई। लेकिन जब वो कविता से मिली और कविता ने दिन रात बहन की तरह उसका ख्याल रखा, वो फिर से ठीक होने लगी। फिर उसने वो किया जो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक आखिरी बार अपने मरे हुए प्रेमी से बात करने के लिए उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, लेकिन बात उल्टी पड़ गई और जिसे उसने अपना प्रेमी मानकर अपने घर में बुलाया वो कोई बुरी आत्मा थी। पूजा को अपनी जान जाने का कोई गम नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उसे मुक्ति नहीं मिली। वो दो दुनियाओं के बीच अटकी हुई थी, उसे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। पूजा के लिए रास्ता तब खुला जब मोना 5 साल की हुई। मोना की मां आत्माएं देख सकती थी, इसलिए कुछ शक्तियां मोना के पास भी थीं। भगवान को पूजा पर मानो दया आ गई थी। मोना को जो लॉकेट मिला था उसमें पूजा की आजादी छिपी थी। इतने साल बाद पूजा क्यों, कैसे आजाद हुई, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। किस्मत का खेल कह लीजिए या कुछ और। पूजा और कविता दोनों अब एक साथ थीं। दोनों का दुश्मन एक था। गौरव ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, तुम दोनों समझती क्या हो खुद को? तुम्हें क्या लगता है पूजा आत्मा बनकर आएगी और मैं डरकर पागल हो जाऊंगा? तुम जैसी दो और भी आ जाई तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, मैंने मारा था तुम्हारे उस अनाथ आशिक को, और कविता तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट करवाने में भी मेरा हाथ था। मुझे तुम्हारी जायदाद चाहिए थी, लेकिन तुम्हारा बाप अलग खेल खेल गया। कविता और पूजा के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं था। उन्हें मालूम था गौरव गिरा हुआ इंसान है, लेकिन इतना ज्यादा उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। कविता ने कांपते हुई आवाज में पूछा, गौरव क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्यों मेरे मम्मी पापा को मुझसे छीन लिया, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, और अब मुझे मारकर मेरी बेटी भी मुझसे छीनना चाहते हो? इधर पूजा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जिस भाई को उसने अपना सब कुछ माना, उसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। पूजा गुस्से में कांप रही, उसकी आंखों में मानो खून उतर आया हो। घर का सारा सामान इधर उधर गिर रहा था। सामने जो औरत बंधी हुई बैठी थी, उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक तेज चीख के साथ पूजा बदलने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। उसका चेहरा धीरे धीरे बर्फ की तरह सफेद होता जा रहा था। पूजा का ये रूप देखकर तो गौरव को भी पसीना आ रहा था। एक और जोरदार चीख के साथ गौरव की गर्दन पूजा के हाथों में थी। गौरव सांस लेने के लिए झटपटा रहा था। औरत लगातार रोए जा रही थी और कविता वो बिल्कुल शांत थी। वो गौरव को मारना चाहती थी, लेकिन ऐसे नहीं, एक दर्दनाक मौत के साथ। कविता ने चिल्लाकर कहा, पूजा गौरव को छोड़ो, ये ऐसी मौत डिजर्व नहीं करता। ये पल पल तड़प कर मरना चाहिए। मैं इसे जान की भीख मांगते देखना चाहती हूं। पूजा के चेहरे पर एक शैतानी हंसी खिल उठी। इस वक्त वो बस गौरव और उस औरत के खून से खुद को रंगना चाहती थी। उसने गौरव की गर्दन छोड़ दी। गौरव धम्म से जमीन पर आकर गिरा। उसकी आंखों में पानी था और वो बस ज्यादा से ज्यादा सांस लेना चाहता था। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, उसके सिर पर आकर कुछ गिरा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो बिना कपड़ों के गौरव बंधा हुआ उस औरत के पास बैठा था। कविता ने एक अजीब सी डरावनी आवाज में गौरव के पीछे से कहा, आखिर तुम्हें होश आ ही गया?
गौरव इससे पहले कुछ समझ पाता उसके हाथ में जोर का दर्द उठा। गौरव की दर्दनाक चीख से घर गूंज उठा। गौरव दर्द से तड़प रहा था। पास में नजर डाली तो पूजा के बड़े बड़े नाखून उसके हाथों में खरोच के निशान बना रहे थे। इससे पहले कि पूजा कुछ और कर पाती, पीछे से एक आवाज आई, मम्मा मुझे बचाओ। मोना की आवाज सुनकर कविता चिल्ला उठी, मोना। उधर से आवाज आई, अगर मोना की जान प्यारी है तो उन दोनों को जाने दो। कविता चौंक कर बोली, प्रभावती तुम आखिर आ गई अपनी बहन को बचाने के लिए। बहुत अच्छा फायदा उठाया मेरी दोस्ती का। प्रभावती ने कहा, मेरी बहन गौरव की पत्नी थी, बीच में तुम आई हो। अब चुपचाप उन दोनों को छोड़ दो और मोना को बचाना चाहती हो तो यहां से कहीं दूर चली जाओ। कविता प्रभावती की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। प्रभावती उसे अजीब निगाहों से देखे जा रही थी। बेचारी मोना डरी सहमी चुपचाप खड़ी थी। उस बेचारी को तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। प्रभावती ने खींचते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? हंस क्यों रही हो? मैंने कहा गौरव और वंदना को जाने दो। कविता बोली, पागल तो तुम हो गई हो जो तुम्हें लगता कि तुम इन दोनों को बचा लोगी। तुम लोगों का खेल मैं हमेशा से जानती थी। तुम लोगों को लगता था मैं पागल हूं, लेकिन हकीकत में जो मैं चाहती थी तुम लोग वही कर रहे थे। कविता ने पूजा की ओर इशारा किया और अचानक से फ्लैट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इससे पहले कि प्रभावती कुछ सोच पाती, उसके हाथ से चाकू दूर गिरा पड़ा था। मोना आजाद होते ही दौड़कर अपनी मां के पीछे छिप गई। कविता बोलने लगी, सुनो प्रभावती, वंदना गौरव की पत्नी है, ये तो मैं 3 साल पहले से जानती हूं, लेकिन उस समय मैं मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी। तुम तीनों क्या खेल खेलने वाले हो यह भी मैं जानती थी। मुझे पागल होने की दवाइयां देकर तुम सोच रहे थे भूत होने का नाटक करोगे और मैं आत्महत्या कर लूंगी। कितने नादान थे तुम। वो दवाइयां तो सोहन ने मुझे कभी दी ही नहीं। इस घर में आने के पीछे जितनी बड़ी वजह तुम्हारे पास थी, उससे कई गुना बड़ी मेरे पास थी। तुमने हर पल मेरा फायदा उठाया, मुझे कमजोर समझा। इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। पहले मैं सिर्फ एक पत्नी थी, प्यार में थी, कमजोर थी। अब मैं एक मां हूं और एक मां से ज्यादा ताकत किसी में नहीं होती, याद रखना। उस रात जब तुम गौरव के साथ आई थी मुझे बेवकूफ बनाने के लिए, तुम ये भूल गई कि मैं बहुत दूर से आत्माओं को देख लेती हूं। उस रात मुझे मालूम था तुम दोनों मेरे साथ खेल रहे हो और मैंने तुम्हें खेलने दिया ताकि आज मैं तुम्हारे साथ खेल सकूं। मोना को तुम्हें यहां तक लाने का काम भी मैंने ही दिया था। और चिंता मत करो गौरव, वंदना, कल्याणी और सोहन सब जानते हैं तुम्हारी मौत के बाद बयान देने के लिए हैं वो दोनों। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, अब बस बचा है तो तुम दोनों की दर्दनाक मौत। कविता की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। तभी घर की सारी लाइट जलने बुझने लगी। थोड़ी देर पहले जो प्रभावती घबराई हुई खड़ी थी, पूजा की आत्मा उसके अंदर घुस चुकी थी। उसका शरीर चमकने लगा। उसके चेहरे पर डरावनी हंसी ने अपनी जगह बना ली। धीरे धीरे भारी कदमों से वो गौरव और वंदना की ओर बढ़ने लगी। वंदना को तो लगा मानो वो अभी बेहोश हो जाएगी। तभी कविता ने एक आखिरी बार गौरव और वंदना की ओर देखा, मोना को गोद में उठाया और फ्लैट से बाहर की ओर चल दी। कविता के जाते ही प्रभावती, वंदना और गौरव पर झपट पड़ी। पूरा घर खून और चीखों से भरता जा रहा था और प्रभावती जोर जोर से पागलों की तरह हंसे जा रही थी। धीरे धीरे घर से आवाजें आना बंद हो गई और एक खामोशी घर में भर गई। अगली सुबह पुलिस कविता और गौरव के फ्लैट में थी। कोने में खड़ी कविता जोर जोर से रोए जा रही थी। मोना और हनी भी वहीं कोने में खड़े खड़े सुबक रहे थे। पुलिस प्रभावती को हिरासत में ले चुकी थी। प्रभावती पागलों की तरह हंस रही थी, चीख चिल्ला रही थी। कमरे में गौरव और वंदना की लाशें पड़ी थीं। पूरा कमरा खून से भरा पड़ा था। पुलिस की भी एक बार को रूह कांप गई इतना डरावना दृश्य देखकर। गौरव के एक एक अंग को चाकू से फाड़ा गया था। वहीं वंदना की गर्दन बेदर्दी से शरीर से अलग की गई थी। इतना ही नहीं, दोनों के शरीर पर जगह जगह जलाने के निशान थे। पुलिस ने पूछताछ की तब मालूम चला वंदना और गौरव पति पत्नी थे। दोनों कविता की जायदाद हड़पना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रभावती के साथ मिलकर योजना बनाई।
प्रभावती के घर से मिले जादू टोने के सामान से साफ मालूम चल रहा था कि प्रभावती काला जादू करती थी। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही फ्लैट में लोग रहते थे। गार्ड ने बयान दिया कि प्रभावती की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए शायद कोई मनमुटाव के चलते उसने ऐसा किया होगा। प्रभावती की मां तो पहले ही दिमागी रूप से सही नहीं थी। इसमें कल्याणी और सोहन के बयान पर प्रभावती को 2 हत्याओं का दोषी मानकर उसकी दिमागी हालत के कारण उसे पागल खाने भेज दिया गया। कुछ महीनों बाद कविता हनी और मोना को लेकर उस घर के बाहर खड़ी थी। मोना बोली, मम्मा हम कहाँ जाएंगे? कविता ने मोना को गोद में उठाते हुए कहा, कहीं भी बेटा, जहां ये घर और इसकी यादें हमसे दूर चली जाएंगी। पीछे से गार्ड ने आवाज लगाई, मेम साहब आपका सामान टैक्सी में पहुंच चुका है। कविता ने कहा, हनी जल्दी चलो। उधर से आवाज आई, आया मम्मी? मोना ने पूछा, मम्मा क्या हम बुआ के पास चलेंगे? कविता ने जवाब दिया, मोना बेटा अब बुआ जा चुकी हैं, वो शायद हमें फिर कभी ना मिले, या हो सकता है फिर किसी दिन तुम्हें एक नई गुड़िया मिल जाए। मोना के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। नन्ही सी मोना अपनी मां का दर्द समझती थी, इसलिए उस दिन उसने कुछ भी नहीं बोला था। उसे अपने पापा के जाने का गम तो था, लेकिन वो जानती थी उसके पापा उसकी मम्मा को उससे दूर करना चाहते थे। कविता इस सब से आखिर दूर जा रही थी। उसने जो किया वो सही था या गलत, ये तो वह नहीं जानती, लेकिन इतना जानती थी कि आज उसका दिल शांत था। दिल की चुभन एक मीठी एहसास थी और उसे जो हुआ उसका कोई दुख नहीं था। तो साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि कहानी सुनाने का नया अंदाज आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। साथियों, आने वाले समय में मैं आपके लिए और भी जबरदस्त कहानियां लेकर के आने वाला हूं और आपके लिए मैं कुछ ऐसे प्रयोग भी करूंगा जिसमें आपको लोगों के मुंह से रियल कहानियां सुनने को मिलेंगी। मैं उन लोगों के पास पहुंचने की कोशिश करूंगा जिनके साथ रियल में भूत प्रेत वाले हादसे हो चुके हैं और उनकी ही जुबानी में, उनकी ही आवाज में मैं आपके लिए उनके अनुभव इस चैनल पर लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हो सकता है कि मुझे उस काम को करने में काफ़ी टाइम लग जाए। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या अच्छी खासी कर देते हैं तो फिर मैं भी आपके लिए अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा एक से एक बढ़कर बेहतर कहानियां लाने के लिए। तो चलिए फिर अगली आने वाली नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।